हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका एनबीएस का जो एग्जाम हुआ था, जेएनबी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का जेएनबी कैडर के लिए 9 मार्च 2022 को जो एग्जाम हुआ था, जिसे टीसीएस के द्वारा लिया गया था, और 8:30 से जो है 11 के बीच में ये शिफ्ट थी, जो कि 2.5 घंटे की शिफ्ट थी आपकी। उसमें ये पेपर हुआ था। तो इस वीडियो में हम इसमें केवल हम जो कंप्यूटर सेक्शन आपका पूछा गया था, ठीक है, कौन सा सेक्शन, कंप्यूटर जो सेक्शन पूछा गया था, उसमें किस किस टॉपिक से, किस किस लेवल के, किस किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को उठाएंगे वन बाय वन। आपको वीडियो इजी लगेगा, है ना। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने कल आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जो डिटेल्ड सिलेबस वाला वीडियो है, तो जाके उसको देख लेना, चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने जो आपको जो सिलेबस बताया, वो यहीं से पूरा डाटा उठा के 17 का, 19 का और 22 का मैंने लिया था। तो अभी फिलहाल मैं आपको जो 2022 में कंप्यूटर के सेक्शन के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 30 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, और इसी में सबसे ज्यादा स्कोप है। इसके अलावा 30 नंबर का जीके भी पूछा जाएगा, बट वहाँ इतने अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। बट कंप्यूटर में आप ये मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं इजीली। 30 में से इजीली आप 25 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं, जबकि जीके में आपके जो है लगभग 15 प्लस वो मार्क्स रह जाते हैं, क्योंकि जीके अच्छा खासा यहाँ पर पूछा जाता है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के कंप्यूटर सेक्शन को हम देख लेते हैं, और साथ ही साथ पूरा कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए, ठीक है। और इसकी मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। ओके, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, पहला हमारा प्रश्न जो था, देखिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। क्वेश्चन फर्स्ट था कि दिए गए कथनों में से सही या गलत कथनों का निर्धारण कीजिए। डी रैम और कैश मेमोरी दोनों की एक्सेस गति समान होती है, गलत। ठीक है, कैश मेमोरी की जो एक्सेस गति है वो ज्यादा फास्ट होती है, तो ये हो गया आपका गलत, समान नहीं होती। कंप्यूटर सिस्टम में एस रैम और डी रैम दोनों को मुख्य मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया था, बिल्कुल। जो आपकी रैम होती है एंड रोम होती है, दोनों को ही आपको मेन मेमोरी की जो है माना जाता है। क्या माना जाता है? मेन मेमोरी माना जाता है। अब मेन मेमोरी दोनों है, तो रैम के ही तो ये सब टाइप है, तो वो भी क्या आएगी आपकी एक मुख्य मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी के रूप में जानी जाएगी। तो सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो पहला गलत है, सेकंड सही है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर था। और देख सकते हैं आपकी स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन थे, जो टाइप था क्वेश्चन को पूछने का, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे बनता ही बनता है। ठीक है, तो जो टाइप था क्वेश्चंस को पूछने का, वो किस था? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें भी यहाँ पर ऑप्शन देखना, बिल्कुल आईएएस लेवल के इन्होंने जो है ऑप्शन का खेला कर दिया, यानी कि क्वेश्चन को पढ़ने में भी टाइम लगेगा और सॉल्व करने में भी उनको आपको टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो इस चीज का बेहद ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिल सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट विंडो, तो देखिए आपका एमएस जो ऑफिस होता है पूरा, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखे गए। लास्ट में आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से प्रैक्टिकल टाइप जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे गए थे एमएस एक्सेल से और एमएस वर्ड से। नीचे आप चलेंगे तो दिखाऊंगा। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट विंडो को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, जिसमें से आप फॉन्ट का आकार, स्टाइल, प्रकार आदि को समायोजित कर सकते हैं। तो जो फॉन्ट विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस की का शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो वो है आपकी कंट्रोल+T। एमएस पावर पॉइंट में अगर आपको फॉन्ट विंडो खोलनी है तो आप कंट्रोल+T दबाएंगे एमएस पावर पॉइंट के लिए। ठीक है, चलिए, तीसरे नंबर का प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल करता है। यह कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें कुशलता पूर्वक विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए आवंटित करता है। बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट के हैं आपके ट्रू हैं, तो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाए। ठीक, ग्रीन वाला करेक्ट है यहाँ पर। अब देखिए ये कितना शानदार क्वेश्चन है, मतलब टेक्निकल क्वेश्चन है एक तरीके से, और मैथमेटिकली बेस्ड क्वेश्चन है। कंप्यूटर सिस्टम में सामान्यतः बड़ी मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए सामान्यतः मेमोरी स्टोरेज मौजूद होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस स्टोरेज स्पेस क्षमता को निरूपित करता है जो 16 जीबी के बराबर है? यानी कि 16 जीबी को आपको किसके इक्विवेलेंट करोगे तब आपका आंसर निकलेगा, तो वो होगा 2 to the power 14 MB। अभी कैसे होता है तो चलिए आइए जान लेते हैं। देखिए 16 जीबी को हम किस प्रकार रख सकते हैं? 16 इंटू 1 GB, जीबी का मतलब 1 GB। ओके, तो 16 को 16 हमने रहने दिया। 1 GB को क्या लिख सकता हूँ? 2 to the power 10 MB, यानी कि 1 GB बराबर हमें मालूम है क्या होता है? 1024 MB होता है। ओके, तो हमने यही तो लिख दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1024 को 2 to the power 10 MB, तो वहीं की वहीं है, तो मैंने वही लिख दिया। ठीक है, ये सेम लिख दिया। सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में क्या करा हमने?
टू टू जो 16 था उसको 2 to the power 4 लिख दिया और ये बाकी एज इट इज उतार दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, जब आधार समान होता है तो जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं, तो 2 to the power 14 और ये तो यूनिट है वो वहीं की वहीं रहेगी एमबी, तो 2 to the power 14 एमबी आपका ये रह गया। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे कि यूनिट कन्वर्जन हमें सिखाई, क्योंकि ये इस पर बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके एग्जाम। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, अब देखिए इंफॉर्मेशन कियोस्क, तो मैंने बताया था कि जो कियोस्क से रिलेटेड है वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसमें से आपसे ध्यान रखना कि क्वेश्चन पढ़ते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी। यहाँ इसने पूछा कौन सा गलत है, ये गलती कर बैठेंगे कि बताइए इंफॉर्मेशन कियोस्क के संबंध में कौन सा कथन है। गलत भी तो पढ़ लो, गलत पूछा उसने। ठीक है, आकार प्रकार और कार्य पर ध्यान दिए बिना सभी सूचना कियोस्क में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अभी नहीं। ठीक है, तो ना तो एक और ना ही दो सही है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, क्या है, गलत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, सही है। मानव कर्मचारियों की तुलना में कियोस्क, मतलब ये सही है आपका। ठीक है, इसमें पूछा है गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो ना तो एक कथन गलत है ना ही दो गलत है। मानव कर्मचारियों की तुलना में कियोस्क अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर सकते हैं क्योंकि वे 24/7 काम कर सकते हैं और ब्रेक नहीं लेते। बिल्कुल, आपने जब रेलवे स्टेशन के बाहर जाते होंगे या आप ऐसा कह सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन पर आप जाते होंगे। ठीक है, मेट्रो स्टेशन पर जाते होंगे, ये जो अब एटीएम से आप पैसे निकालने जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, कोई भी आकार प्रकार, किसी भी आकार प्रकार के हो सकते हैं और कार्य पर ध्यान दिए बिना सभी सूचना के उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। एटीएम में आप जाएंगे तो एक इस तरीके का बॉक्स होता है। ठीक है, इस तरीके का बॉक्स होगा, यहाँ पर स्क्रीन होती है और स्क्रीन के अंदर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, बाकी बाहर क्या होती है, आउटलाइन जो होती है इसकी हार्डवेयर होती है। ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक होते हैं, आकार प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि उस पर ध्यान नहीं दिया था कि आकार क्या रहेगा, प्रकार। ऐसे रेलवे में, ऐसी मेट्रो में आप टिकट बुक करते हैं तो वहाँ वेंडिंग मशीन होती है, उसको ही हम कियोस्क बोलते हैं। मानव कर्मचारियों की तुलना में कियोस्क अधिक ग्राहकों को, देखिए मानव क्या करता है, एक बार में एक कस्टमर लाइन लगा। अब यहाँ पर क्या है, बंदा गया खट 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 उसने किया, 2-3 मशीनें रख देते हैं, तो एक बंदा जाकर एक टाइम में एक मशीन पे, तो 3 मशीनें, तो 3 बंदे डायरेक्ट लग जाएंगे वहां पर, है ना। अब एक व्यक्ति तो एक ही बार में देगा, व्यक्ति एक बार में एक को दे पा रहा है, व्यक्ति क्या कर रहा है, एक बार में एक को दे पा रहा है। ठीक है, बट जो मशीन है, आपने 3 मशीन लगा दी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 बंदे, 1 नंबर 2 नंबर 3 एक साथ इसको निकालेंगे। बट जबकि एक बंदा है, आपको 3 बंदे रखने पड़ेंगे, उसको सैलरी अलग अलग देना पड़ेगी। बट एक बार आपने मशीन लगा दी तो वो ऑटोमेटिक बंदा आएगा अपने निकाल लेगा। ठीक है, ये चीज रहेगी। ठीक है, तो ना तो एक और ना ही दो गलत है, जबकि ये दोनों क्या है, आपके सही आंसर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ने में गलती मत कर देना। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कंप्यूटरों को इनपुट के स्रोत के रूप में प्रकाश का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन से ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, यानी कि प्रकाश के माध्यम से वो इनपुट लेते हैं। तो स्कैनर बिल्कुल प्रकाश के माध्यम से इनपुट लेता है। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो चेक जो होते हैं आपके, वो इसी के द्वारा जो है वैलिडेट किए जाते हैं। तो एक और दो दोनों ही क्या है, आपके सक्षम है, यानी कि सही आंसर है। ओके चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। मैंने पूछा था, बताया था आपको, सिम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा रहे हैं, तो आप सोचा गलत पूछा, ध्यान रखना, फिर से गलत पूछ लिया। सिम का पूर्ण रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है, तो ये सही आंसर है। माइक्रो और नैनो सिम का कार्ड आकार बराबर होता है, नहीं, इसका कार्ड का आकार गलत गलत अलग अलग होता है। तो कौन सा गलत है, सेकंड नंबर का जो आंसर है आपका गलत है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन कुछ है, आंसर कुछ है, ठीक है, कुछ करना है, ये ध्यान रखना है आप, भाई यहाँ पर फंसे जाओगे आप। ठीक है, ये सावधानी से करना है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है। निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और ईएलयू के द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, तो वो होता है आपका एक्यूमुलेटर। क्या होता है, एक्यूमुलेटर होता है जो आपका उपयोग किया जाता है। चलिए, एनटीएफएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो अच्छा है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम के संबंध में पूछा गया, कौन सा गलत है, गलत पूछा गया। तो एनटीएफएस सही देख लेते हैं हम। एनटीएफएस पार्टीशनों में स्टोर की गई फाइलें, पार्टीशन जितनी बड़ी हो सकती है, बिल्कुल। एनटीएफएस का पूर्ण रूप मैंने बताया था, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तीसरा है कि एनटीएफएस जो है विंडोज और लाइनेक्स सिस्टमों में वर्क करता है, यानी कि उसमें पढ़ा लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों सही। गलत कौन सा है कि एनटीएफएस पार्टीशन को 8 जीबी से अधिक नहीं बढ़ाया सकता, बल्कि बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। पीओम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही पूछता, सही बताना है। यह एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, नहीं, यह एक रैंडम एक्सेस बेस्ड मेमोरी है। कौन सी है, रैंडम एक्सेस बेस्ड मेमोरी है। जबकि जो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है वो होता है मैग्नेटिक टिप। मैग्नेटिक टिप में क्या होता है, बारी बारी आपको एक के बाद जो है एक जो डाटा है उसको स्टोर करना होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एक चुंबकीय मेमोरी है, ये भी नहीं है।
चुंबकीय मेमोरी कौन सी होती है, हार्ड डिस्क एंड जो फ्लॉपी डिस्क होती है, ये जो टाइप होते हैं ये आपके चुंबकीय मेमोरी होती है। मैग्नेटिक ड्रम हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गई, ये भी आपकी एक चुंबकीय मेमोरी होती है। यह एक नॉन वोलेटाइल का जो हिंदी में मतलब होता है स्थायी मेमोरी। बिल्कुल, यह एक क्या है, स्थायी मेमोरी है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, केवल 3 आंसर हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि मेमोरी में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। कंप्यूटर मेमोरी, देखिए आपको, देखिए सिक्वेंशियल एक्सेस दिख रहा होगा। सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या बोल रहा है कि वो sequential access sequential access and random access are two types of accessing information. In sequential access, it is a mandatory access information strictly in order. If there are 4000 memory location, if have to be accessed in the order of 1, 2, 3, 4000, यानी कि आपको बारी बारी जाना पड़ेगा, पहले एक लोकेशन पे जाओगे, फिर 2 पे जाओगे, इस तरीके से 4000 पे जाना पड़ेगा। इस प्रकार क्या होता है, इट टेक्स मिनिमम टाइम टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकेशन 0 एट दी मोस्ट टाइम टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकेशन 4000। ठीक है, तो ये क्या करेगी, मिनिमम टाइम लेगी, और ये क्या करेगी, मोस्ट टाइम ले लेगी 4000 तक जाने में। मैग्नेटिक टेप इज एन एग्जांपल दैट एम्प्लॉयज सिक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, चलिए वहीं आप रैंडम एक्सेस में जाओगे तो आपको रोम की बात आएगी। देखिए रोम हमने पढ़ा था ना, कौन सा उसमें पूछा था, पी रोम पूछा था। तो रोम की अगर बात करें, रोम की हम बात कर रहे थे कि रोम में क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो रोम ऑल्सो यूजेस रैंडम एक्सेस मेथड जस्ट लाइक रैम। ठीक है, तो रैम की तरह ही ये मेथड यूज करती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि क्या हो जाएगा, पीरोम क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, चुंबकीय मेमोरी नहीं है, और सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं। सिक्वेंशियल एक्सेस क्या है, मैग्नेटिक टेप है। ओके, चलिए अब देखिए ये वाला अच्छा क्वेश्चन है कि 64 MB आकार की रैम पर विचार करें। यदि रैम का प्रत्येक एड्रेसेबल ब्लॉक 1 बाइट का है, तो प्रत्येक रैम ब्लॉक को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए कितनी एड्रेस लाइनों यानी कि बिट्स की आवश्यकता होगी। तो 2 टू दी पावर 26। अब देखिए 2 की पावर 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू दी पावर 6 इंटू क्या हो जाएगा, MB। ठीक है, MB हो जाएगा ना। ओके, MB हो जाएगा। हमें किस में जाना है, बिट्स बाइट, एक बाइट का है तो एक बाइट के रूप में बताएंगे। 2 टू दी पावर 6, MB को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू दी पावर 10 इंटू क्या हो जाएगा, केबी हो जाएगा, क्योंकि 1024 केबी के बराबर होता है 1 MB। वहीं 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 10 इंटू क्या हो जाएगा, केबी को मैं लिखूंगा 2 टू पावर 10 इंटू बिट्स। ठीक है, सॉरी बाइट है ना, बाइट क्या लिख दूंगा, बाइट लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 26 बाइट में आ जाएगा आंसर। ठीक है, 26 बाइट में आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। ओके, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया के द्वारा विकसित किया गया था। तो नोकिया के द्वारा जो है विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो है डेवलप किया गया था। जबकि बारडा की बात करें तो ये सैमसंग के द्वारा था। अब इसे डिसकंटिन्यूड कर दिया गया जब से एंड्रॉइड आया है। ठीक है, एंड्रॉइड किसने डेवलप किया, तो गूगल के द्वारा किया गया था। तो ना तो एक और ना ही दो आपका आंसर हो जाएगा। ई गवर्नेंस का उपयोग करने के नाम लाभ क्या क्या है, तो भ्रष्टाचार में कमी होगी, बिल्कुल होगी भाई, है ना। उच्च पारदर्शिता होगी, बिल्कुल होगी। तो दोनों ही सही है भाई साहब। चलिए इन्फॉर्मेशन कियोस्क को मैंने भी बताया था, फ्री स्टैंडिंग कियोस्क है, कहीं पे भी रख सकते हो आप। ठीक है, वॉल माउंटेड कियोस्क है, वो दीवार पे लगने वाले भी आपको मिल जाएंगे। तो दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे सही। ठीक है, चलिए डबल ईपी रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह ब्लॉक बार मिटाने योग्य इरेजेबल मेमोरी है, गलत। यह बाइट बार मिटाने योग्य इरेजेबल मेमोरी है, ये सही है। दूसरा वाला आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एनटीएफएस में फाइल और डायरेक्टरी के नाम किसी भी एक्सटेंशन सहित कितने वर्णों तक लंबे हो सकते हैं। तो अगर आपको एनटीएफएस में न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम फाइल का या डायरेक्टरी का नाम लिखना है, तो उसमें टोटल जो वर्ड होंगे, टोटल जो कैरेक्टर होंगे वो 255 हो सकते हैं। कितने, 255 मैक्सिमम। चलिए निम्नलिखित में से किन ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मैंने बताया था ओएस से यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला है। एमएस डॉस क्या है दोस्तों, एक सिंगल टास्क है, सिंगल टास्किंग या सिंगल प्रोग्रामिंग जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहीं विंडोज 10 कह लो या लाइनेक्स कह लो, ये मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे के माउस जैसा दिखता है, जिसमें लगी बॉल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर उधर उधर घुमाया जा सकता है। तो ट्रैक बॉल होता है। क्या होता है दोस्तों, वो ट्रैक बॉल होता है, जो कि माउस के आकार का ही होता है। पहले ट्रैक बॉल चलते थे, माउस नहीं था। ठीक है, चलिए अब देखिए आईटी एक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि भारतीय आईटी अधिनियम 2000 का कौन सा अध्याय, कौन सा चैप्टर साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को अनिवार्य बनाता है। साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण, है ना। तो ये होगा आपका अध्याय 10। अध्याय 10 के तहत साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण जो है इसकी स्थापना की जाती है। चलिए 20वें नंबर का प्रश्न है, डिजिटल सिग्नेचर से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर की हम बात करें। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, अभी आप टाइम देख सकते हैं 12:45 AM हो रहा है। रात के 12:45 AM में मैं ये वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, मतलब इससे पहले मैंने पूरी रिसर्च की, तब आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ अच्छे से बना के। और भी मैं आपके लिए जो रिसर्च है वो कर रहा हूँ, और उनके वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लग रहा है उनमें।
आपके बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो भी मैं लिख लिए हैं कि क्या-क्या आपके डाउट्स हैं, उनको मैं जल्दी से पूरा कर दूँगा। चलिए, डिजिटल सिग्नेचर से क्या होता है कि हस्ताक्षरकर्ता के लिए डेटा पर किए गए हस्ताक्षर से इनकार करना मुश्किल हो जाता है। उसने साइन करे मतलब डिजिटल करे तो वो फिक्स हो गया भाई, है ना? तो ये एक तो सही है भाई, 1 नंबर तो सही है। डिजिटल हस्ताक्षर में पब्लिक की का उपयोग एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए किया जाता है? नहीं, पब्लिक की का उपयोग केवल आप डिक्रिप्शन के लिए कर सकते हैं, तो केवल एक सही हो जाएगा आपका, ओके? चलिए, अगला है निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहता है? तो असेंबलर और कंपाइलर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है, क्योंकि असेंबलर और जो होते हैं ये असेंबली भाषा को मशीनी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज को असेंबली भाषा में, कंपाइलर भी वही मशीनी को मतलब असेंबली में, और इसी तरीके से कंपाइलर मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में, इस तरीके से चेंज करते हैं लैंग्वेजेस। ओके, चलिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है? तो आईक्यू लेवल नहीं होता कंप्यूटर का, गलत बात है। जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कंप्यूटर की, व्यक्ति की जवाबदेही होती है, ठीक है। बहु उपयोगिता बिल्कुल होती है भाई, उपयोगिता तो वर्सेटिलिटी होती है, कितना भी उपयोग कर लो आप, मल्टीटास्किंग कर लो उसमें। कर्मठता डिलीजेंस, मेहनत तो बहुत होते हैं कंप्यूटर भाई, कितनी मेहनत करा लो आप, 50-50 घंटे कर लो, 2 दिन 1 महीने कंटिन्यू काम कर लो, वो नहीं थकेगा, आदमी से कराओगे थक जाएगा, ठीक है। आईक्यू नहीं होता बट कंप्यूटर में, ना ही उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि आपने कोई काम दिया उसमें गलत कर दिया, वो जिम्मेदारी नहीं है, वो तो आपकी है, आपने गलत फॉर्मूला लगा दिया उसमें, ठीक है। तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे आपकी, कंप्यूटर की जो मान्य विशेषता है वो नहीं है। ओके, चलिए, अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना कि भयंकर लेवल के क्वेश्चन पूछे गए वो ये है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में निर्मित निम्न सैंपल डॉक्यूमेंट पर आधारित है। इसके विभिन्न भागों पर लागू वर्ड के विभिन्न फीचर्स का अवलोकन करने के लिए इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़िए और तदनुसार प्रश्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि एक ये आपको पूरा डायग्राम बना के दिया है, ये इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा एक उन्होंने पूरा एक जो है डाटा बना के दिया आपको। इसमें कुछ कुछ उसने फंक्शन यूज किए गए हैं, फॉर्मूले लगाए गए हैं, कुछ कुछ इसमें फॉर्मेटिंग की गई है। वो आपसे ये पूछा जाता है कि हमने पर्टिकुलर इस जगह पर कौन सी जो फंक्शन है उसका यूज किया है, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सैंपल डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम प्रारूप का उपयोग करके डिजाइन किया गया है। यह सुविधा एमएस वर्ड 2016 के निम्न में से किस मेन्यू टैब में मौजूद होगी? अब इसने क्या किया, एक पेज था इसने 2 कॉलम कर दिया। अब हालांकि देखिए आपको ये दिख रहा है ना, तो ये 2 कॉलम की बेस्ड होता है, यहाँ से ये कटा हुआ है, ठीक है, सीधी लाइन है, टेढ़ी हो गई, ठीक है, थोड़ा देख मैनेज कर लेना। तो ये 2 कॉलम है, पहला कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है। तो 2 कॉलम में ये बांट दिया है, तो ये कौन सा फंक्शन होता है? तो ये होता है पेज लेआउट। अब पेज लेआउट में जाएंगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। पेज लेआउट करके एक टैब होती है, वहां पर आपको ये जो फंक्शन है वो मिल जाएगा। वहां पर सिंगल क्या होता है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम तक आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि तीसरे पैराग्राफ का पहला वाक्य, तीसरे पैराग्राफ, एक पैराग्राफ ये एंड हो गया यहाँ पर डॉट के बाद, दूसरा यहाँ एंड हो गया, तीसरा पैराग्राफ ये वाला स्टार्ट है द ओरिजिन से, ठीक है। तो तीसरे पैराग्राफ का पहला वाक्य दोहरी पंक्तियों से रेखांकित किया गया, नहीं डबल अंडरलाइन किया गया, देख सकते हैं आप, इसमें डबल अंडरलाइन है, ठीक है। एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट टेक्स्ट को डबल लाइन के साथ अंडरलाइन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें जो शॉर्टकट की होती है, मैंने हालांकि करा रखी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे तो डबल अंडरलाइन आपका हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देख सकते हो आप कितने खतरनाक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं मतलब डराने का तरीका एक तरीके से। दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट में पहली पंक्ति फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन का उपयोग कितनी बार किया गया, यानी कि पहली लाइन को इंडेंट किया गया, इंडेंट का मतलब होता है थोड़ा सा उसको गैप देना वहां से, ठीक है। पहली लाइन की बात की गई यहाँ पर, ध्यान रखना। अब देखिए ये यहाँ पर कोई गैप नहीं है, यहाँ पर कोई गैप नहीं, सीरीज है, बट यहाँ देखेंगे तो ये पहली लाइन जो है, ये फर्स्ट लाइन, इसमें इंडेंट दे दी, इतनी ज्यादा जगह छोड़ दी, तो एक हो गया। अब कोई सोचेगा कि 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी जो है इंडेंट दिया गया, नहीं, ये एक अलग मैटर है, ये पूरा बड़ा है और इसके वजह से ये सरक गया, तो यहाँ इंडेंट नहीं लगा, केवल इंडेंट यहाँ लगा है, तो केवल एक आपका आंसर होगा, एक लाइन है उसी में इंडेंटेशन आपको दिया गया। अब देखिए जो टी है ना, टी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट के पहले पैराग्राफ में एक ड्रॉप कैप है। ड्रॉप कैप बोले तो टी ड्रॉप कैप मतलब इसको लंबा कर देते हैं तो ये ड्रॉप कैप कहलाता है, ठीक है। यह सुविधा एमएस वर्ड के किस टैब में मौजूद है? तो ये आपकी होती है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाएंगे तो आपको ड्रॉप कैप एक फंक्शन मिलेगा, वहां से आप इस चीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ ड्रॉप कैप लगाएंगे तो यहाँ का टी बड़ा हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ का टी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जहां लगा देंगे आप वहीं का टी बड़ा हो जाएगा। अब लो इससे भी खतरनाक चीज आ गई, एक्सेल। एमएस एक्सेल से देख रहे हो आप भाई, देख लो पूरी टेबल को सर दिया, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो। अब किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए वो भी देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पूछ रहा है 213 मान वाले सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा? 213 मान का है, ये रहा। कौन सी है ये सेल, कौन सी है, ई और 5। पहले हम क्या पढ़ते हैं, कॉलम पढ़ते हैं, फिर हम जो रो है उसको देखते हैं, ठीक है। तो कॉलम कौन सा है, ई, रो कौन सी हो जाएगी, 5, ठीक है, 5 रो है, ओके, ई 5। अब जब हम देखिए ये हो गया रो का सेल का नाम।
जब हमसे पूछ ले कि एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा सेल का, तो एब्सोल्यूट एड्रेस के लिए दोनों के नाम के आगे डॉलर लगा दो बस, $E और $5 और इसको जोड़ के लिख दो बस, ये हो गया। कहाँ है ये रहा आंसर, बस इतना करना है। एब्सोल्यूट एड्रेस मतलब डॉलर जोड़ दो उसके आगे, समझे। चलिए अगला देखिए, इसमें फंक्शन लगाया गया, कौन सा लगाया गया देख लेते हैं। आजा भाई, देखिए यदि सैंपल वर्कशीट में एमएस एक्सेल सूत्र फॉर्मूला है फ्लोर B516। अब फ्लोर फॉर्मूला लगाया गया कहां पर, B5 में। B5 देखो ये B है, 5 का है ये रहा, ठीक है, ये B और ये 5, तो 35 यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा इस सेल में। कौन सा, B5 में 16 का फॉर्मूला लगेगा, फ्लोर B5 16 लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 32। अब ये कैसे हुआ भाई, मैं आपको डिटेल में करा दूंगा कि एमएस एक्सेल में कितने फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले पूछे जाते हैं तब तक, ठीक है। ये भाई 2019 में भी सेम था, ठीक है, 2022 में भी यहाँ पर रिपीट किया गया और 2017 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकायदा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्लोर का हो गया, सीलिंग का हो गया, आपकी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ्लोर का मतलब होता है बेसिकली जिस नंबर से आपने पूछा गया है और जिस नंबर का आपका यहाँ पर जिक्र किया गया है उसकी बात होगी। तो 35 से नीचे का वैल्यू देखेंगे, यानी कि फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है नीचे की तरफ, फ्लोर तो नीचे होता है ना, घर में फ्लोर क्या होता है, नीचे। तो 35 से नीचे देखेंगे और जो नंबर दिया गया उसका मल्टीपल देखेंगे, तो 16 के 35 के नीचे नियरेस्ट जो मल्टीपल होगा 16 का, वो क्या होगा 32। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 32। ओके चलिए, इसी तरीके से आपसे सीलिंग पूछा गया, सीलिंग बताओ B1 में, B1 का है B1 45। अब सीलिंग का मतलब होता है सीलिंग ऊपर होती है, छत, फ्लोर नीचे सीलिंग ऊपर, B1। और सीलिंग में क्या होगा, जो नंबर दिया है उसका नियरेस्ट मल्टीपल, कौन सा, एक एबव वाला, ऊपर वाला। तो 45 के ऊपर क्या आएगा, जो कि 10 का मल्टीपल हो, वो होगा 50। कौन सा हो जाएगा 50, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 30वें नंबर का प्रश्न है कि B2 से लेकर D2, B2 से D2, B2 ये रहा, D2 ये रहा, ठीक है। और ये तो यहाँ से लेकर आपको ये सेल को जोड़ना है, इस सेल को क्या करना है आपको, ऑटो सम पे क्लिक करना है। ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये वैल्यू फिल हो जाएगी E2 में, E2 में फिल होगी। तो क्या हो जाएगा, ऑटो सम करेंगे तो 10 प्लस 20 30K होना चाहिए था, बट ऑटो सम में क्या होगा, वो केवल नंबर्स उठाता है, तो यानी कि क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा ऑटो सम क्लिक करते ही, के का कोई महत्व नहीं रहेगा, के ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो सेल E2 में 30 होगा, क्या होगा 30 होगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके के जो प्रश्न है कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए, प्रैक्टिकल नॉलेज पूछी गई, कौन कौन से सेक्शन थे, कौन कौन से टॉपिक्स थे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थे, डिजिटल सिग्नेचर था, IT एक्ट था आपका, है ना, हार्डवेयर थे सॉरी दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम थे, मेमोरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड को मिला दे तो लगभग लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए आपके। तो सबसे ज्यादा जो आपका मैंने बताया ना, जो ज्यादातर जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो एमएस वर्ड्स, एमएस ऑफिस से रिलेटेड होंगे, जिसमें पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था आपका कंप्यूटर का सेक्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। इसी से रिलेटेड जो कंटेंट है मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो मेरा यहाँ पर आपको सेकंड चैनल दिख रहा है, द एग्जाम हेल्पर जीके, यहाँ पर जीके वगैरह के मैं वीडियो लेके आऊंगा, है ना। बाकी जो इंग्लिश के वोकैब वगैरह है, हिंदी के जो लेक्चर्स है वो आपको यहाँ मिलेंगे, तो इसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब पर जाकर सर्च बार में डाल देना, मेरा चैनल आ जाएगा। और इस वाले को तो फॉलो करना ही करना है, कंप्यूटर की वीडियो इसी पर मिलेंगे और कोई भी अपडेट होगी वो इसी पर मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।